Okay, today we are going to start chapter 12, Work and Energy, which is chapter of physics. ये आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा हुआ है वर्क एंड एनर्जी के बारे में. कुछ याद है आप लोगों को? चलिए हम देखते हैं. In the earlier chapters we have discussed about some main concept of science like motion of an object, motion due to force. देखिए प्रीवियस चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं साइंस के, जैसे मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ड्यू टू फोर्स, लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन. Work and energy are also important concept of science which let us to understand several natural phenomena and also help us to describe them. इसमें एक मेन टॉपिक भी आता है साइंस में, वर्क एंड एनर्जी. तो इस चैप्टर में हम वर्क और एनर्जी के बारे में ही डिस्कस करेंगे. In our daily life we use the word work and energy in several contexts. देखिए हम अपने डेली लाइफ में जनरली हम वर्क और एनर्जी टर्म्स का वर्ड का यूज करते हैं, है ना. जैसे वह खेतों में काम कर रहा है, वर्क इन द फील्ड, ही इज वेरी एनर्जेटिक, वो बहुत एनर्जेटिक है. तो यहाँ पर वर्क और एनर्जी वर्ड आ रहे हैं. एनर्जी इज नीडेड टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ वर्क. क्या बिना एनर्जी के कोई भी काम कर सकते हैं क्या? नो मैम. नहीं कर सकते, है ना. तो वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है. ह्यूमंस एंड मशीन्स आल्सो यूज एनर्जी टू डू वर्क. इंसान और उसके अलावा मशीन जो है वो सभी वर्क करने के लिए एनर्जी का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट यूजेस एनर्जी टू राइड अ बाइसिकल फ्रॉम हिज हाउस टू हिज स्कूल. जैसे एक जो स्टूडेंट है वो अपने घर से स्कूल जाने के लिए साइकिल का यूज करता है, ठीक है. साइकिल को चलाने के लिए उसे एनर्जी की जरूरत होगी. इसी तरह से इलेक्ट्रिक बल्ब को जलने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होगी ना. यस मैम. तो सोचिए ये एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती होगी, ये एनर्जी कहाँ से कंज्यूम होती होगी. कैन वी डू वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी? क्या बिना एनर्जी कंज्यूम किए कोई भी वर्क हो सकता है या हम कर सकते हैं क्या? नो मैम. नो मैम. नहीं, है ना. तो चलिए सबसे पहले हम वर्क के बारे में ही पढ़ते हैं. Generally, any kind of useful physical or mental hard work in our daily life is considered as work. अगर हम अपने डेली लाइफ के बारे में बात करें तो हम नॉर्मली कोई भी फिजिकल या मेंटल वर्क जो होता है, शारीरिक या फिर मानसिक कोई भी काम को हम वर्क कहते हैं, है ना. जैसे वह पढ़ रहा है तो भी वो वर्क हो रहा है. वह अगर किसी चीज को उठाकर एक जगह से दूसरे जगह रख रहा है तो भी वो वर्क हो रहा है ना. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन स्टडिंग ड्यूरिंग एग्जाम. जैसे एक स्टूडेंट है वो अपने परीक्षा के दौरान बहुत सारा समय वो पढ़ने में व्यतीत करता है. बुक पढ़ता है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता है, क्लासमेट से डिस्कस करता है. तो हम कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है ना. यस मैम. इसी तरह से कोई गाना गा रहा है, किसी के साथ बात करना, फ्रेंड के साथ बात करना, स्कूल में खेलना, डिस्कशन करना, इन सबको भी वर्क समझा जाता है. बट द डेफिनेशन ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ साइंस इज डिफरेंट. साइंस के टर्म्स में जो वर्क का डेफिनेशन है वो अलग है. साइंस के लैंग्वेज में कोई भी वर्क करने के लिए दो कंडीशन का जरूरी है, ठीक है. दो कंडीशन का होना जरूरी है. फर्स्ट, अ फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट. सबसे पहले कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करना, है ना. सेकेंड, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस और इट्स पोजीशन मस्ट चेंज. मतलब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करोगे तो उसका पोजीशन चेंज होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह पर हटेगा ना. यस मैम. हाँ, तो ये दो कंडीशन Yes, होते हैं किसी भी वर्क के लिए, कि सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा और अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होगा. Physical work takes place only when some displacement occur in the presence of applied force. So all other type of work are not physical work. Physical work क्या होता है? फिजिकल वर्क हम सिर्फ उसी को कहेंगे जिसमें जब हम आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट होता है. जैसे अगर आप एक स्टूल को खिसका रहे हैं, ठीक है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह खिसक कर जा रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. इसका मतलब ये है कि उसमें फिजिकल वर्क हो रहा है, ठीक है. तो जहां पर भी आप फोर्स अप्लाई करते हो और ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है, सिर्फ उसी को ही हम फिजिकल वर्क कहेंगे. क्लियर है? यस मैम.
Yes, Okay, ma'am. similarly, saying that a person is energetic is a totally different concept of from energy, like इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और कैनेटिक एनर्जी। इसी तरह से अगर आप कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि वह पर्सन जो बहुत एनर्जेटिक है, ये जो एनर्जेटिक वर्ड आप यूज कर रहे हैं वो एनर्जी से बिल्कुल अलग है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इस एनर्जी से बिल्कुल अलग एनर्जी है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम फिजिकल वर्क और फिजिकल एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल वर्क। फिजिकल वर्क के कुछ एग्जांपल यहाँ पर बताए गए हैं। एनीवन वांट टू रीड? किसी को रीड करना है? Yes, ma'am. Ma'am, can I read? ओके, रीड कीजिए। Example मुस्कान of पहले रीड कीजिए, फिर अभिषेक रीड करना। ओके, Yes, ma'am. Example of physical work. Pick up a book. For this, you need to apply some force and the position of the book gets changed. Therefore, in the language of science, it can be called as work. The force applied to pick up the book acts against the gravitational force, and that's way the motion of the book changes. Now let's think about such daily life examples which are called as work in our common language. During exams and students work very hard, but according to the scientific definition of work, here the condition of application of force and displacement are not fulfilled. Hence, this hard work done by the student will not be considered as work done in a term of science. Similarity, sings a song, discussion, etc. will also be not considered as work in term of science. For example, if you hold up a chair for 10 minutes, are you doing any work from your side? Means you might say that you have worked a lot, but according to the definition of physical work, you have not done any work on the chair. Will you keep holding it at one position? Of course, you applied some force to keep the chair lifted up, but there did not occur any displacement in the position of the chair, and since on displacement of the chair took place, so the force applied by you did not do any work on the chair. When you picked up the chair, the position of chair did change, and so some physical work did take place at that time, but after that no physical work took place to hold the chair in its position. Following are some situations in which of this work is taking place and in which is not. Also state your reason. Ma'am, paragraph complete. okay. Example of physical work. Pick up a book. For this, you need to apply some force and किसी भी चीज को उठाने के लिए, सिर्फ बुक की बात नहीं है, अगर किसी भी चीज को उठाने के लिए आपको फोर्स लगाने की जरूरत होगी उस पे, है ना। और अगर आप फोर्स लगाएंगे तो उसका जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम साइंस के लैंग्वेज में इसी चीज को हम क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। जहाँ पर आप फोर्स लगाते हैं उसका पोजीशन चेंज होता है। द फोर्स अप्लाइड टू पिक अप द बुक्स एक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। जब आप बुक पर फोर्स लगाते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो किसके अगेंस्ट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट होता है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी चीज जो होती है वो सरफेस पे आती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है। लेकिन अगर आप किसी चीज को उठा रहे हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट हो रहा है, अगेंस्ट हो रहा है ना। Yes, ma'am. द मोशन ऑफ द बुक चेंज। इसकी वजह से बुक का जो मोशन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नाउ लेट्स थिंक अबाउट सच डेली लाइफ एग्जांपल व्हिच आर कॉल्ड एज वर्क इन आवर कॉमन लैंग्वेज। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे डेली लाइफ में हम कौन कौन से ऐसे वर्क होते हैं जैसे हम कॉमन लैंग्वेज में वर्क कहते हैं। जैसे एग्जाम के टाइम पे अगर कोई स्टूडेंट बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, तो साइंस के अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन क्या होगा,
बट अकॉर्डिंग टू द साइंस डेफिनेशन ऑफ वर्क या द कंडीशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, देखिए साइंस के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है तभी हम उसे क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है कि कोई स्टूडेंट जो है वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, बहुत टाइम जो है वो पढ़ाई में बिता रहा है, तो यहाँ पर जो वर्क हो रहा है, वर्क डन जो हो रहा है वो स्टूडेंट के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या समझेंगे, वर्क डन समझेंगे साइंस के लैंग्वेज में, ठीक है। वर्क डन किसे कहेंगे, जो कंप्लीट किया हुआ जो कार्य होगा, ठीक है। तो वो किसके द्वारा किया जा रहा है, वर्क डन स्टूडेंट के द्वारा किया जा रहा है। सिमिलरली सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गाना है ना, डिस्कशन करना, विल ऑल्सो बी नॉट कंसिडर्ड एज वर्क इन टर्म्स ऑफ साइंस। साइंस के लैंग्वेज में हम इसे भी वर्क नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू होल्ड अप अ चेयर फॉर 10 मिनट्स, जैसे आप एक चेयर को 10 मिनट के लिए उठाकर रखते हैं, तो क्या आप कोई वर्क कर रहे हैं, Yes, कर रहे हैं ना, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पोजीशन चेंज हो रहा है, फोर्स लग रहा है, तो वो वर्क है। फ्रॉम योर टायर्डनेस यू माइट से दैट यू हैव वर्कड अ लॉट, जब आप थक जाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि मैंने बहुत सारा काम किया है ना, तो यहाँ पर वर्क हो रहा है। बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल वर्क, you have not done any work on the chair while keep holding it one position। देखिए यहाँ पर अगर आप चेयर को सिर्फ उठाकर रखते हैं, सिर्फ उठा रहे हैं ना, उठाकर उसको पकड़े हुए, तो उसको आप वर्क नहीं कहेंगे। अगर आप उस चेयर को उठाकर एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा रहे हैं तब आप उसको वर्क कहेंगे साइंस के लैंग्वेज में। Of course you applied some force to keep the chair lifted up, but here did not occur any displacement in the position of the chair। यहाँ पर आप फोर्स तो लगा रहे हैं बट यहाँ पर जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। एंड सिंस नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चेयर टुक प्लेस, so the force applied by you did not do any work on the chair। when you pick up the chair, जब आप चेयर को उठाते हैं और उसका पोजीशन चेंज होता है तो तब वहां पर कुछ फिजिकल वर्क हो रहा होगा, ठीक है, और उसमें आपको कुछ टाइम लगेगा। बट आफ्टर दैट नो फिजिकल वर्क टुक प्लेस टू होल्ड द चेयर इन इट्स पोजीशन। लेकिन सिर्फ अगर आप उसको उठा रहे हैं तब वहां पर कोई फिजिकल वर्क नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कुछ सिचुएशन दिए हुए हैं, इन विच ऑफ दिस वर्क इज टेकिंग प्लेस एंड इन विच इट इज नॉट। बताइए कहाँ पर वर्क डन हो रहा है और कहाँ पर नहीं हो रहा है, बता सकते हैं। You pushed a very large stone but it did not move। आप किसी बड़े से पत्थर को पुश कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या वहां पर वर्क हो रहा है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. क्यों? क्योंकि वो वहां से हट ही नहीं रहा है, सेम प्लेस पे है, तो वर्क नहीं होगा। ओके, सेकंड चीज देखिए, यू रीच्ड द सेकंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग बाय क्लाइंबिंग स्टेयर। आप सीढ़ी चढ़कर सेकंड फ्लोर पर जाती हैं, तब वहां पर कोई वर्क हो रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो रहा है। A traveler pulls his luggage to some distance on a platform। प्लेटफॉर्म पर एक जो ट्रेवलर है वो अपने लगेज को पुल कर रहा है, खींच रहा है, तब वहां पर क्या होगा, वर्क होगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्टॉपिंग अ मूविंग बाइसिकल, चलती हुई साइकिल को रोकना। मैम ये वर्क नहीं होगा। अच्छा देखिए एक्टिविटी 1 यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम छोड़ देते हैं एक्टिविटी 1 को। यहाँ पर हम लिखते हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। देखिए if we know the amount of force applied and the displacement we can calculate the work done। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अमाउंट पता रहेगा तब आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना वर्क किया जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर आप कांस्टेंट फोर्स F लगा रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स मतलब उसका फोर्स जो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, F फोर्स लगा रहे हैं और उसका मूवमेंट हो रहा है इनिशियल पोजीशन से, मूव फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू अ डिस्टेंस s, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक ऑब्जेक्ट है जिस पर आप F फोर्स लगा रहे हैं, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, वो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है s, ठीक है। s किसको डिनोट करता है, डिस्टेंस।
According to the scientific definition of work, the magnitude of work is product of applied force and the displacement of an object in the direction of applied force. जब साइंस के लैंग्वेज में वर्क का डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा ना? Yes, ma'am. ma'am. तो वो उसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, जिसे वर्क डन को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं F से और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं S से। ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू S या Fs। देयरफॉर वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा है ना आपने? कल बताएंगे मुझे स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, Okay, ma'am. फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली लिखा हुआ है कि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर है। वो भी आप लोग देखकर बता नहीं सकते हो, पढ़कर बता नहीं सकते हो। देखिए यहाँ पर फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर है और वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, यही है फॉर्मूला। तो इसीलिए वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, जिसे हम जूल भी कहते हैं और जिसे जे से डिनोट किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए आप जो फोर्स लगा रहे हैं F, वो कितना है, 1 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर हो रहा है, तो W इज इक्वल टू Fs होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है 1 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 Nm आ जाएगा या फिर 1 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो 1 जूल क्या है, 1 जूल इज द क्वांटिटी ऑफ वर्क व्हिच इज डन when 1 Newton force is applied and 1 meter displacement take place in the direction of force। 1 जूल क्या होता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और वो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट होता है किसके डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में, तब आप उसे क्या कहेंगे, 1 जूल कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो आज मैं यहीं तक कंप्लीट कर रही हूँ, कल की क्लास में आगे का चैप्टर कंटिन्यू करूंगी। ओके, Okay, ma'am. और अभी तक जो एक्सपेरिमेंट मैंने आप लोगों को नोट करवाए हैं उसको आप लोग चेक करवाएंगे अभी। Okay, ma'am.